हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक प्रेजेंटेशन लेंगे। और प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये कैसे स्टॉक वर्क कैसे करते हैं, मार्केट वर्क कैसे करता है, ये बताऊंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या ऑटोमेटिकली चले जाते हैं या फिर ये नीचे ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। 1 मिनट मैं एक चेक कर लेता हूँ चल रहा है या नहीं, वरना दिक्कत हो सकती है बाद में। हाँ ठीक है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि स्टॉक जो ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक होते हैं। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक को जब कोई बल्क में खरीद लेता है, यानी कोई जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया, तो स्टॉक की प्राइस बहुत अचानक से ऊपर जाती है। और कोई अगर अचानक से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को सेल कर देता है तो उस केस में क्या होती है, प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आती है। तो ऐसे में क्या होता है, स्टॉक की प्राइस जो होती है वो बढ़ती भी है और घटती भी है। ये सारी चीज़ें कब होती है, किस तरीके से होती है, कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। रफली मैं आपको एक कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा, एक कैलकुलेशन भी बताऊंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखिए प्रेजेंटेशन की तरफ। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक सिनेरियो समझेंगे कंपनी का, एक छोटी छोटी एग्जांपल के जरिए से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। तो जैसे समझ लीजिए, अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले, क्योंकि अपने को यहाँ पर ये जानना है कंपनी जो भी होती है जब भी वो कभी मार्केट में आती है, तो ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट ही कंपनी कोई भी मार्केट में आ जाती है, ऐसे नहीं होता है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल्स होते हैं कैसे कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। तो समझ लीजिए, इसको मैं एक छोटे से सिनेरियो के जरिए से आपको समझाऊंगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, मिस्टर अमर, जो बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है। अब बिजनेस ये करना चाहते हैं, लेकिन अब मिस्टर अमर को बिजनेस करने के लिए, अभी शायद हम जहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस की बात नहीं करें, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उसे। अब जैसे मान लीजिए ये राइस का बिजनेस करना चाहते हैं। अब राइस का जो बिजनेस ये करना चाहते हैं, ये जो प्राइस है इसका 1000 रुपीज का एक बैग है। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम समझने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बैग है 1000 रुपए का। अब 1000 रुपए का ये बैग है, अब इनके पास में सिर्फ 600 रुपए है। अब 600 रुपए इनके पास में है, तो ये 600 रुपए में तो बैग नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, इनको जरूरत पड़ेगी कुछ पैसे की। अब वो पैसा वो कहाँ से लाएंगे, तो उनको 400 रुपए की जरूरत है। तो 400 रुपए भी कहाँ से लाएंगे, तो 400 रुपए ये हम आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा देते हैं कंपनी को। तो वो कैसे देंगे, वो हिस्सेदारी बन जाएगी। कैसे होती है देखिए। तो समझ लीजिए मिस्टर अमर ने क्या किया, सबसे पहले जो उनके पास 1000 रुपए थे, उन्होंने उसको 50 शेयर के अंदर बदल दिए। 50 शेयर के अंदर जब बदल दिए तो एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी देखिए। अभी यहाँ पर जो होता है, इस तरीके से स्टॉक बदले जाते हैं। टोटल कंपनी के पास में अमाउंट कितना है ये देखा जाता है, उसके बेस पे उसको उतनी क्वांटिटी मिलती है। अब उस कितने शेयर उसको मिले हैं उसके हिसाब से शेयर का प्राइस तय होता है। ठीक है। जैसे सबसे जैसे क्वांटिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये फेस वैल्यू है। उसके बाद में एक करंट प्राइस होता है, बुक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है। ये क्या है, किस तरीके से होती है, ये बताओ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो 1000 शेयर, 1000 रुपए के उन्होंने 50 शेयर, उनके 1000 शेयर, 1000 रुपए के बदले में इनको 50 शेयर मिल गए। तो 50 शेयर अगर इनको मिले हैं तो एक शेयर की जो प्राइस होगी इस हिसाब से ये हो गई 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ यहाँ पर समझने के लिए फेस वैल्यू बन जाएगी इसकी। ठीक है। 20 रुपीज़ क्या होगी, इसकी फेस वैल्यू बनती है 20 रुपए। तो अभी हर शेयर की प्राइस है 20 रुपए, ऐसा समझ लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल है आपको समझाने, मीन्स इस शेयर इज रुपीज ऑफ 20 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टर अमर है उनके पास में टोटल 600 रुपए थे। तो इस हिसाब से कंपनी का इनको, क्योंकि हर स्टॉक की प्राइस 20 रुपए हो गई, तो 600 रुपए के हिसाब से इनके पास में 600 रुपए के इनको 30 स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है, कि एक स्टॉक की प्राइस 20 रुपए है, इसलिए इनको 30 स्टॉक मिल गए। तो मिस्टर अमर हैज 30 स्टॉक। तो इनके पास में 30 स्टॉक हो गए कंपनी के। ठीक है। अब 30 जो है 600 रुपए, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन बताया, तो मिस्टर अमर जो है वो कंपनी के अंदर 60% के ओनरशिप इनको मिल गई है। राइस कंपनी में इनको 60% की ओनरशिप मिल गई है। अब देखिए अभी भी अपना काम नहीं हुआ, मतलब इनका जो काम है, इनको चाहिए 600 रुपए ही है इनके पास में, अभी जो इनको 400 की जरूरत है। अब वो कौन लाएगा। तो अब देखिए दो इन्वेस्टर यहाँ पर आ गए हैं नए, मिस्टर रोहन एंड मिस्टर राशि।
तो मिस्टर रोहन एंड मिस्टर राशिद ये दो इन्वेस्टर है जो मिस्टर अमर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिस्टर रोहन जो है इन्होंने 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद में 300 रुपये में इनको कितने शेयर मिल जाएंगे, तो इनको मिल जाएंगे 15 शेयर, क्योंकि हर शेयर की प्राइस है 20 रुपये, उसके हिसाब से इनको 15 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि ही बाय 15 स्टॉक शेयर, 15 × 20 यानी 300 रुपीज हो गए, क्योंकि ये 300 इन्वेस्ट करना चाहते थे। ऑल्सो रोहन हैज 30% ओनरशिप इन राइस कंपनी। अब इनके पास में जो ओनरशिप हो गई है, ये कंपनी में 30% के हिस्सेदार हो गए, क्योंकि 300 जो है 1000 का 30% होता है, इसलिए ये 30% इन्होंने 300 इन्वेस्ट किया, मतलब ये 30% के उसमें हिस्सेदारी इनको मिल गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक न्यू व्यक्ति है मिस्टर राशिद, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 100 रुपीज़ ओनली। अभी 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया, अब 120 रुपये का एक शेयर था, इस हिसाब से 100 रुपये इनको 5 शेयर मिल जाएगा, तो 5 शेयर इनको मिल गए हैं। तो अब ये जो है 100 रुपीज़ जो 100 जो होता है वो 1000 का 10% है, इसलिए 10% की इनको ओनरशिप मिल गई। तो इस तरीके से ये जो है सबकी अपनी अपनी ओनरशिप हो गई है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, अमर के पास में, अमर ने 600 रुपये इन्वेस्ट किया है खुद की कंपनी में, मतलब 600 की, इनकी तो 60% ओनरशिप हुई है। मिस्टर रोहन जो है इन्होंने 30% 300 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए 30% इनकी ओनरशिप हुई है। और राशिद जो है मिस्टर राशिद, इन्होंने 10% की इनकी ओनरशिप में इनके 100 रुपये इन्वेस्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टर अमर है उनके पास में अब 1000 रुपये हो चुके हैं, क्योंकि जो रोहन है उन्होंने 300 दिया है, राशिद ने 100 दिया है, ऐसे मिलकर हो गए 400, और 600 इनके पास है, इससे हो गए ये पूरे 1000 रुपये। अब यहाँ से ये लग जाएंगे काम पर। अब इन्होंने क्या किया, एक बैग खरीद लिया। अब इन्होंने एक बैग खरीद लिया, एक बैग खरीदने के बाद में इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे 3 महीने बाद का डेटा है, इन्होंने एक बैग लेकर आ गए, बैग लाने के बाद में क्या किया, उसको बेच दिया। ठीक है, जितने भी टाइम लगा होगा बेचने के लिए, मान लेते हैं कि 3 महीने के इसके अंदर उन्होंने बेच दिया। तो 3 महीने का रिजल्ट आ गया हब इनकी कंपनी का। उन्होंने जो 1000 रुपये का बैग लेकर आए थे, उन्होंने उस बैग को बेच दिया है 2250 रुपये का। ठीक है, अब 2250 रुपये में से अभी देखिए जो कंपनी होती है ना, उसका भी ऐसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट बनता है, जो आप देखते हो ना क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, ये क्वार्टरली बोले तो 3 महीने का, तो उसका भी ऐसे फाइनेंशियल रिजल्ट बनता है कि कंपनी में सेल कितने का हुआ है, उसके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, चार्ज कितने दिए हैं, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, सेम ऐसे ही बनते हैं उसके भी। तो सेल इन्होंने कितना की, उसका एक जो बैग लेकर आए थे 1000 का, उन्होंने क्या किया, इसको 2250 का बेच दिए, तो खर्चा जो लगा था इसको, लागत जो थी 1000 रुपये थी, तो ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया है इनका 1250 रुपये का। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मान लेते हैं छोटे मोटे खर्चे, लाइन का बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, मजदूरी है, और दूसरी चीजें हैं, जिसके कारण इनको ने 250 रुपये वो कट गए। तो ऐसा करके इनके पास में जो नेट प्रॉफिट आया है वो हो गया 1000 रुपीज। ठीक है, 250 रुपये का बेचे थे, उसमें से उन्होंने जितने भी लागत थी, इन्वेस्ट जो छोटे छोटे जो भी इनको और खर्चे लगे थे, वो निकालने के बाद इनके पास में 1000 रुपये आ गए। अब ये 1000 रुपये बटेंगे किस तरीके से, तो देखिए जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है जितने भी, उन सबको ये 1000, क्योंकि कंपनी के पास में टोटल 50 शेयर है, 1000 रुपये के जो 50 शेयर मिले हैं, उस 50 शेयर के ऊपर ये 1000 रुपये बटेंगे। तो हर शेयर के ऊपर आप यहाँ पर स्टॉक देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है, यानी एक शेयर के ऊपर जो पैसे बटेंगे, 1000 को आप 50 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, तो ये बन जाएंगे, एक के ऊपर आ जाएंगे 20, यानी एक शेयर के ऊपर कमाई होगी 20 रुपए की। तो ऐसे आप जिसका जितना परसेंट होगा, जितना परसेंट हिस्सेदारी होगी, उसको उतने परसेंट उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद में इन्वेस्टर जो जो है इसके अंदर, उनको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अमर के पास में टोटल 30 शेयर है। ठीक है, अर्निंग पेयर शेयर कितना हुआ है, 20 रुपए का, तो इस हिसाब से एक 600 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है इनका। इनका जो 3 महीने के बाद इनका प्रॉफिट हुआ है 600 रुपये हो गए। और टोटल कितना हो गया, तो इन्होंने 600 डाले थे, 600 प्रॉफिट हुआ, ऐसा मिला के टोटल 1200 हो। वैसे ही रोहन ने जो 15 शेयर जिनके पास में थे, उन्होंने उनका जो हर शेयर पर उनको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जिस कारण 20 15 मल्टीप्लाई किया आपने तो 300 रुपीज़ हो गया, यानी इन्होंने 300 डाले थे, 300 प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे 600 हो गया। इसके बाद अब जो राशिद है, उन्होंने क्या किया है, 5 शेयर खरीदे थे, हर शेयर पर 20 रुपये का प्रॉफिट, तो 20 × 5 = 100, इस तरीके से 100 रुपये इनका प्रॉफिट हुआ है, 100 डाले थे, 100 अलग से प्रॉफिट हुआ, ऐसे मिला के 200 रुपये हो गए।
इसके बाद अब इन्होंने क्या किया है, देखिए कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पर ये प्रॉफिट बांटने का तरीका था, मैंने आपको बताया। यानी जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी क्या करती है, अब कंपनी के हाथ में, चाहे तो जो जो प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको वो उसको बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो चाहे तो बांट दे कंपनी को, इन्वेस्टर्स को। एक तरीका तो ये है कि वो इन्वेस्टर को बांट देगी, या फिर वो नहीं भी बांट सकती है। ठीक है, इन्वेस्टर को ये जो तय करता है, ये कौन होते हैं तय करने वाले रियलिटी में, तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बड़े बड़े जो जिसके चेयरमैन होते हैं, कंपनी का जो चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो डिविडेंड, जैसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो प्रॉफिट आया है प्रॉफिट को बांटना, जैसे कि हम डिविडेंड कहते हैं, तो ये बांटना है या नहीं बांटना है, या इसको कंपनी की ग्रोथ में लगाना है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो प्रॉफिट आता है कंपनी को वो बांटती ही है, कभी होता है कभी बांट देती है, कुछ पैसा बांट देती है, कुछ पैसा वो खुद के पास में रखती है। जैसे आप यहाँ पर देखा है कि कंपनी को 600-600 रुपये, मतलब जैसा प्रॉफिट हुआ है आपने देखा है, हर शेयर पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो अब ये 20 रुपये वो पूरा दे दे अगर, या फिर क्या करेगी, उसमें से कुछ हिस्सा देंगे, तो कभी भी कंपनी पूरा नहीं देती है, कुछ परसेंट उसका देती है, डिविडेंड का कुछ परसेंट हिस्सा देती है कंपनी। तो आप देखिए उसको, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो कंपनी ने क्या की, अभी जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको बांटी नहीं इन्वेस्टर्स को, उसने क्या की, उसको बिजनेस में लगा दिया पैसे को पूरा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है या नहीं, वरना वीडियो अगर रुक जाएगा बीच में तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो कंपनी ने क्या किया है, इसको बांटा नहीं है, बल्कि कंपनी की ग्रोथ को लगा दिया है, वापस से कंपनी ने इसको अपनी ग्रोथ में ले लिया है। तो इसने क्या किया, अभी जो कंपनी के पास में 1,000 रुपये पहले थे जमा हुए थे, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है इसको, ऐसे इसके पास में अब 2,000 रुपये। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, उस 2,000 रुपये में अब वो 2 बैग लेकर आएगी। पहले 1,000 पहले थे जो लगाए थे सबने मिलाकर, जब पैसा जो जमा किया तो 1,000 था, 1,000 का प्रॉफिट आया, ऐसे 2,000 रुपये हो गए। अभी 2,000 रुपये का कंपनी क्या करेगी, 2,000 रुपये ये बिजनेस में लगा रही है, तो इसने इस बार 2 बैग लेकर आ गई है कंपनी ने। अब ये जो 2 बैग इसने लेकर आई है, तो ये 2 बैग का क्या करेगी, फिर से बिजनेस इसका वापस से बेचेगी। तो अब दो फिर से आप देख सकते हो आप यहाँ पर 6 महीने के बाद रिजल्ट, यानी 3 महीने तो पहले निकल गए, अभी 3 महीने बाद इसने कंपनी ने फिर 2 बैग लेकर आई, इसको और 3 महीने में इसने बेचा है। तो 6 महीने बाद रिजल्ट आप देख सकते हो, वो जो 2 बैग 2,000 रुपये में कंपनी ने लेकर आई है, वो कितने 4450 रुपये में उसने बेच दिया उसको। एक्सपेंडिचर जो लागत थी उसकी 2,000 रुपये कंपनी ने लगाए थे उसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को वो है 2450 रुपये। ठीक है, 2450 रुपये। अदर एक्सपेंसेस जैसे बल्ब इलेक्ट्रिसिटी मजदूरी वजदूरी सब निकाल कर 450 रुपये हमने ये दे दिया है। ये निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है वो 2,000 रुपये का हुआ है। पिछली बार से अब कंपेयर करोगे आप, तो पिछली बार में 20 रुपये का पर शेयर हुआ था, इस बार अर्निंग पर शेयर जो हुआ है, एक शेयर के ऊपर जो कमाई हुई है कंपनी की 40 रुपये हो गई, बढ़ गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डबल का प्रॉफिट हो गया है। पहले 20 हुआ था, अभी 40 हो गया, मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर इसी तरह अमर ने क्या किया, जो रिजल्ट आपने बताया हो मैंने उसी तरीके से सेम। अभी अमर ने क्या किया, कंपनी को वापस इन्वेस्टर को पैसा ना बांटते हुए उन्होंने क्या किया, 4,000 रुपये आ चुके हैं इस बार, 4,000 में 4 बैग लेकर आ गए। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर रही है, लगातार कंपनी का ग्रोथ होती जा रही है। तो राइस कंपनी का आफ्टर 9 मंथ्स के बाद में जो रिजल्ट है वो 8,450 है, जिसमें से खर्चे 4,000 गए। और पहले तो इन्होंने जो लागत लगाई है 4,000 रुपये, वो निकलने के बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ है 4450 का हुआ है। 450 इनके पास में अदर एक्सपेंसेस है, वो जाने के बाद 4,000 आ गए, यानी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर जो कंपनी की प्राइस हो गई है वो 80 रुपये होगी। तो ये आप देख रहे होंगे कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में राइस कंपनी का 1 साल की रिपोर्ट आ गई है, सेम ऐसे ही रिपोर्ट आती है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे ना कंपनी के, तो इसी तरीके से बनती है। वैसे ही मैंने पूरा यहाँ पर जो कंपनी का बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना, मैं आपको पूरा रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल कीमतें नहीं लिया हूँ, एक छोटी सी कीमत 1,000 रुपये से शुरुआत किया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो छोटी सी कीमत है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 3 महीने में कंपनी का जो सेल्स था वो 2,250 का था, 6 महीने में 4450 का था। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कंपनी का टोटल जो हो गया है, 1 साल के अंदर जो कंपनी ने सेल किया है स्टॉक, मतलब बैग्स को, जो राइस के बैग थे, कंपनी ने जो स्टॉक राइस के बैग्स बेचे हैं वो 31,600 के बेचे, जिसमें से कंपनी को एक्सपेंडिचर हुआ है 15,000 रुपये। तो क्रॉस प्रॉफिट जो बचा है 16,600, अदर एक्सपेंसेस सारे खर्चे छोटे मोटे खर्चे निकालने के वो 1,600 रुपये है। सब खर्चे जा जू कर कंपनी के पास में जो पैसा बचा है वो है 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये कंपनी क्या करेंगी, जो 50 शेयर है, 15,000 50 शेयर है ना कंपनी के टोटल,
जो इन्वेस्टर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो चाहेंगे कंपनी क्या करेगी उसके ऊपर अब फाइनल डिविडेंड बनेगा 1 साल के बाद। जो डिविडेंड बनता है जनरली वो 1 साल के बाद बनता है। तो अब ये 15,000 रुपये का कंपनी क्या करेगी, हर शेयर के ऊपर 300 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो वो 300 रुपये प्रॉफिट कंपनी 300 में से कुछ हिस्सा अपने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। ठीक है। तो यहाँ पर वो जो 300 रुपये है, तो हो सकता है वो 200 रुपये क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी, तो इसे कहते हैं हम डिविडेंड। तो ये होता है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देती है, जैसे मैंने बताया डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अगर नहीं देती है तो आप ये नहीं बोल सकते कंपनी क्यों नहीं दिया, कंपनी अपनी फायदे में लगा रही है उसको, उससे अपना ही फायदा है। जैसे कि आप देख रहे थे, कंपनी अगर डिविडेंड बांटते चले जाती थी हर 3 महीने के अंदर, तो कंपनी का इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होता था। वही 100 की रेंज में हजार रुपए प्रॉफिट होता था। लेकिन कंपनी ने क्या किया, वो पूरे पैसे को अपने काम में लगाकर उसको और बढ़ाने की कोशिश की है, तो अभी इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पर पहले 20 रुपए से शुरुआत हुई थी, 300 रुपए पर अर्निंग पर शेयर आ चुका है। इसके बाद देखिए प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, इसके हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है पीपल का इंटेंशन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड देख रहे होगे आप, उसमें दिखाई दे रहा होगा पीपल इंटेंशन। लोगों को ख्याल आता है, लोग देखते हैं जब कि कंपनी यार इतना अच्छा प्रॉफिट में आ रही है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट होता जा रहा है, तो ऐसे में लोगों का इंटेंशन जो होता है कंपनी की तरफ आता है, और वो ख्वाहिश करते हैं कि हमें स्टॉक, हमें भी इसका हिस्सेदार बनना है, कंपनी के अंदर हमें भी पार्टनरशिप लेना है, कंपनी के अंदर हमें भी हिस्सेदार बनना है, हमें भी इसका शेयर खरीदना है। अब शेयर तो कंपनी के पास 50 है जो कि बटे हुए हैं, ऐसे में शेयर कहाँ से खरीदेंगे लोग। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास में शेयर है, एक कोई और व्यक्ति है उसके पास में शेयर है, तीसरा कोई व्यक्ति है, आप शेयर लेने के लिए आए हो कंपनी का, तो वो शेयर आपको कहाँ से मिलेंगे, अब कंपनी नया शेयर थोड़ी बनाएगी। तो कंपनी का जो मेरे पास में शेयर है वही मैं आपको बेचूंगा। तो मैंने लिया था 20 रुपए का, इस बार देखिए प्राइस कैसे बनती है, इस तरीके से जो ग्रोथ हो रही है ना, मैंने 20 रुपए का लिया था, अब आप मुझसे लेने के लिए आ रहे हैं, मैं उसको दे रहा हूँ आपको 600 रुपए का। आप खरीदोगे क्यों, ये सोचकर कि कंपनी बहुत अच्छा, अगर मैंने आप सोच लिए, आप मीन्स कोई भी व्यक्ति जो ये सोचकर खरीदता है कि 600 रुपए का शेयर है, तो अगले बार और अगर कंपनी का इसी तरह ग्रोथ हुआ तो 600 के 1200 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बढ़ता है प्राइस। मैंने 20 का खरीदा था, फिर मैं बेच रहा हूँ सेल प्राइस, सेलिंग जो प्राइस मैंने लगाया है वो 600 लगाया हूँ। अब किसी ने देखा कि भाई कंपनी का तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो उसको 600 के प्राइस पर खरीद लेगा, तो उसकी LTP, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इधर, मिस्टर डी ने वांट किया, यहाँ पर देखिए मिस्टर डी एक नए व्यक्ति आए गए हैं, अभी ये क्या चाहते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो स्टॉक बाई करना चाहते हैं। तो कंपनी मिस्टर रोहन ने क्या किया, इनको सोल्ड कर दिए 3 शेयर इनके पास के 200 रुपए के प्राइस पर। तो ऐसे में जो करंट प्राइस बन जाता है, करंट प्राइस जिसको हम कहते हैं LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो बन जाएगा 200। जो कंपनी ने मिस्टर जो रोहन थे, इन्होंने बेचा है जब उसको प्राइस, जिस प्राइस पर बेचा है वो बन जाएगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अभी जिस जिस व्यक्ति ने 200 के हिसाब से खरीदा है, अब वो उसको 300 रुपए का अगर बेचता है, तो लास्ट ट्रेडेड बन LTP बन जाएगा 300। इसी तरीके से अगर कोई नया व्यक्ति इसको खरीदता है 400 पर बेचता है, तो उसका बनेगा LTP 400। इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जो है, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ती है। ठीक है। यही अगर इसका सिनेरियो उल्टा कर दिया अगर जाता था, तो कंपनी का प्रॉफिट के बजाय कंपनी लॉस में आती थी। तो जो कंपनी ने, जिसने मतलब पहले किसी ने अगर 20 रुपए का अगर लेकर रखा था, तो वो क्या करता था, लॉस में आने के कारण वो सोचता था यार अगर और ज्यादा लॉस हुआ तो इसमें तो मुझे नुकसान होगा, तो वो क्या करता था 20 के बजाय उसको 15 में बेच डालता था, और लोग 15 में खरीदते थे उसको। किसी को दिख रहा है, क्योंकि वो 25 में 20 रुपए का जिसने खरीदा है, वो 25 रुपए में बेचना चाह रहा है, लेकिन वो 25 में खरीदने की कोई तैयारी नहीं, क्योंकि कंपनी अगर घाटे में अगर आती थी, उल्टा सिनेरियो बता रहा हूँ इसका, कंपनी अगर घाटे में आती थी तो क्या होता था, ऐसे में 25 का कोई खरीदने को तैयार ही नहीं, तो ऐसे में उसको 15 में बेचना पड़ेगा, फिर लोग उसके 15 में खरीद लेंगे, तो LTP क्या बन जाएगा, 20 के खरीदे हुए का LTP बन जाएगा 15 रुपए। फिर अगर इसने भी खरीद लिया है, अब इसको भी लग रहा है फिर कंपनी घाटे में जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, LTP वो 15 वाला 10 में बेचने को तैयार हो जाएगा, तो प्राइस क्या होंगी, नीचे घटेगी। तो इस तरीके से होता है। तो कभी भी एक बात का ख्याल रखिए, जब भी कभी प्राइस बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको खरीदा जा रहा है उस प्राइस पर, इसलिए वो ऊपर जंप करती है। कंपनी जब सेल करती है कोई भी, अब ये छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं होते हैं जो सेल करते हैं, तो बहुत तेजी से जब स्टॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लगातार कोई मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहा है। ठीक है। मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहा है। हमारी यहाँ पर ऐसा नहीं है अपनी चॉइस की प्राइस हमने डाल दी है। ठीक है। तो वहां पर जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे बेचदार है, ताकत से जब ही स्टॉक नीचे गिरता है। इसी तरह कभी भी कोई स्टॉक ताकत से ऊपर बढ़ रहा है, तेजी के साथ में ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई एक मार्केट प्राइस पर उसकी बिक्री खरीदी हो रही है। और कोई कब खरीद सकता है इतना ज्यादा, जब किसी को पता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है तेजी से, तभी वो मार्केट प्राइस पर ऊपर जाता है।
तो इस तरीके से स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें किसको देखता है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को। ये सारी चीज़ें मैंने बताया हूँ ना आपको, फंडामेंटल थे कंपनी की। तो इन फंडामेंटल के हिसाब से ही स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। कंपनी लगातार प्रॉफिट में जा रही है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा है, कंपनी लगातार घाटे में आ रही है तो स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे चलता चला जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनी के अंदर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है और घटती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने अभी लेक्चर लिया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम अगर रहा, कुछ पूछना रहा, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि हमारी रात में रोज़ हमारी 10 बजे क्लास रहेगी। कल मैंने लेने के लिए सोचा था लेकिन नहीं हो पाया है किसी कारण, लेकिन कोशिश करूँगा। जो हमारी क्लास रहेंगी, जो भी लेक्चर रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, जो भी रहेगा वो मैं आपको 10 बजे ही अपलोड करूँगा। लाइव लेक्चर भी जो होंगे वो 10 बजे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना था तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसे मैं इससे पहले बताऊँ, हमारी जो सीरीज चलने वाली है एकदम सिस्टमेटिक चलेगी। आप अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सबको इसके बारे में शेयर कीजिए। आप भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और एनालिसिस किस तरह की जाती है, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको फिर रोज एनालिसिस करना सिखाऊंगा। मार्केट के प्राइस कैसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके फंडामेंटल टेक्निकल चेक करके फंडामेंटल कैसे चेक किए जाते हैं, कौन सा ऐप अपने को देखना पड़ता है। जैसे अगर अपने को फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसके लिए कौन सा ऐप देखना पड़ता है, कौन सी वेबसाइट देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज का मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो आप लोग इसको सीखते रहे, समझते रहे। और अगर कोई चीज़ में कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।